नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। आईनी तरमीम होगी नहीं होगी, होगी तो कब होगी, ये वो सवालात हैं। दो तीन सवाल को मैं अगर एक मिला दूँ जो हर जगह, हर महफिल में, हर जगह, हर मुलाकात में पूछे जा रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि ये उन मुलाकातों में या उन बैठकों में पूछे जा रहे हैं जिनका अवामी राब्ते या तो मुनक़ता हैं या वो आवाम से उनको कोई ख़ास लेना देना नहीं, क्योंकि इन तमाम तरमीम का आवाम से अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे तो आवाम का कोई लेना देना नहीं है। बट स्टिल हम 3 हफ्ते हो गए हम ये बात कर रहे हैं, तो हम आगे जब तक नहीं हो जाती शायद उस तक ये बात करते रहेंगे। अब मामलात ये हैं कि हुकूमत ने जो अपना मुसव्विदा था देर आए दुरुस्त आए के तौर पे कल JUI को पेश कर दिया था। JUI का मुसव्विदा आज हमारे सामने कल ही सामने आ गया। पीपल्स पार्टी मुसव्विदा दे चुकी है। अब ये तमाम मुसव्विदे सामने आ गए। पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, एक और ज़ैली कमेटी बन गई, ये तमाम चीज़ें होती चली गई। कामरान मुर्तज़ा साहब जिन्होंने मुसव्विदा दिया और सारी के सारी जो हुकूमत की जो जिसको कहना चाहिए कि जो मेवर है वो इस वक्त जो है तवज्जो का वो JUI है, क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब कह चुके हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को शायद ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमें आज भी JUI की ज़रूरत है। JUI ने जो मुसव्विदा पेश किया है उसमें 2-3 शिक़े जो हैं वो बिल्कुल ऐसी कॉन्ट्रडिक्टरी हैं जो कि हुकूमती अमेंडमेंट वाले से ड्राफ्ट से हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब इस हवाले पे क्या कह रहे थे, जरा कोई सुनते हैं। हमारा पीपल्स पार्टी का या पाकिस्तान मुस्लिम लीग का उस ड्राफ्ट में बुनियादी फर्क जो है ना वो क्योंकि मामला कोर्ट से ज्यादा मुतल्लिक है, मगर जो इस वक्त बुनियादी बात चल रही है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से चल रही है। ड्यूरिंग द मीटिंग हमने पूछा है कि टोटल कितने केस हैं, वो डाटा तो वो जरा चेक करवाइए, तो वो लेस देन 200 केसेज हैं, बल्कि 100 और 150 के दरमियान है वो केसेज, जिसके लिए एक नई अदालत प्रपोज की जा रही है। हमारा कहना ये है कि 100-150 केसेस के लिए इतना बड़ा सेटअप बनाना जो है वो मुनासिब नहीं है। आप बेंचेस बना लीजिए, भले आप यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बनाना चाहते हैं उनको वो डिसाइड कर लें, और अगर आप इसको सूबों तक ले जाना चाहते हैं तो भी हमको कोई इसका एतराज नहीं। JUI ने पहले ही कहा था कि हम PTI के साथ भी ये शेयर करेंगे, उनके साथ भी मुशावरत करेंगे। आज बैरिस्टर गौहर साहब ने भी इस हवाले से बात की और उन्होंने पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत भी की, उन्होंने भी क्या गुफ्तगू की वो भी सुनते हैं। गवर्नमेंट ने अपना एक ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर किया है, इसी तरह JUI ने भी एक ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर किया है। इस पे कोई अपनी बात भी करनी है तो बात तब होगी जब हम खान साहब से मिले हों, हमने डिस्कस किया हो। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिस तरह आप लोग बनाने जा रहे हो ये बिल्कुल गलत। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हक में नहीं है, लेकिन वो भी JUIF भी नहीं है। बहरहाल बीच की बात कहाँ तक पहुँचेगी, कहाँ तक निकलेगी ये तो वक्त बताएगा। आज़म नज़ीर तारा ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है जो कि वज़ीर कानून है। हमने सुना था बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे थे कि 25 अक्टूबर तक अगर नहीं हुई तो मुश्किलात हो जाएंगी, लेकिन आज आज़म नज़ीर तारा साहब ने यह अंदिया दिया है कि 25 के बाद भी हो सकती है। चलाइए जरा। 25 के बाद भी, 25 से पहले भी हो सकता है, ये 2 महीने बाद भी हो सकता है, 4 दिन के बाद भी हो सकता है। फंडामेंटली ये 4-5 आइटम्स हैं जिन पे गुफ्तगू हो रही है, आप सब वो डिस्कस कर रहे हैं टीवी पे। ये जुडिशल कमीशन बनने से पहले ये सारी अपॉइंटमेंट्स जो हैं 1935 से लेके ऑनवर्ड, ये सारी अपॉइंटमेंट्स किसी जमाने में गवर्नर जनरल, किसी जमाने में सदर, किसी जमाने में मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी करते रहे हैं। और ये इख्तियार अमेरिका में कौन अपॉइंट करता है? सदर करता है, और पार्लियामेंट की कमेटी इंटरव्यू करती है और एक लंबा प्रोसेस होता है। बार ने हमें ये एडवाइस किया है कि आप पहले चीफ जस्टिस के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बना दें अपोजिशन और हुकूमत की, और उन्होंने कहा कि आप जो हमारा नुमाइंदा जुडिशल कमीशन में है उसकी इनपुट भी लें, ताकि एक ट्रांसफर अगर ये नौबत आती है। किसी दोस्त ने ये तजवीज़ दी कि अगर वज़ीर आज़म ने ये नाम रिकमेंड करने हैं तो वो एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट जो है उनमें से पहले 5 जजेस में से किसी का इंतखाब करने, एक नई एंटिटी खड़ी करनी है ना, तो जो लोग ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए वो ये सारे प्रोसेस से गुजर के आए हैं। चलिए ये तो होगी सारी आईनी तरमीम पे हर पार्टी की अपनी राय, लेकिन एक और मामला जो अभी बैरिस्टर गौहर साहब भी कह रहे थे कि उन्होंने अब PTI चेयरमैन से इस हवाले से रब्ता करना। PTI चेयरमैन से मिलने की इजाज़त नहीं है, वो इजाज़त क्यों नहीं है ये हमें हुकूमती नुमाइंदे से पूछना पड़ेगा, लेकिन अब उन्होंने जब मुशावरत करनी है उसके बाद वो जवाब देंगे। और चूँकि इजाज़त नहीं है तो उन्होंने एक एहतजाज की कॉल दे दी है, जिसको हर सतह पे कंडेम तो किया जा रहा है और किया भी जाना चाहिए क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है। लेकिन ये एहतजाज की मशरूत एहतजाज की बात की गई है। आप ऐसे अवामिल पैदा ऐसे मौके पर क्यों कर रहे हैं जहाँ पर एक और इंतशार की तरफ चीज़ें जाएँ, या आप प्रोवोक कर रहे हैं उन लोगों को कि अगर वो कह रहे हैं कि जी हमें कुछ नहीं तो हमें डॉक्टर से मिलने थे। लेकिन बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं इसको एक सुनते हैं। जो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर के आने पे जो धरना दिया गया, उसके बाद 9 मई हुई,
उसके बाद जो है ये यलगार हुई केपी से, सारी सरकारी मशीनरी जो है वो इस्तेमाल की गई उसके लिए। एक सूबा जो है वो फेडरेशन के ऊपर जो है इस्लामाबाद के ऊपर यलगार करता है, और अब ये चौथा उसी सिलसिले की कड़ी है, चौथी कड़ी है। ये हमारी अदालतें जो है बात पर कुछ सांस लेता है तो उसके ऊपर जो है सुओ मोटो ले लेती हैं। ये हमारी अदालतें जो है धड़ाधड़ रिलीफ जो है इन्होंने इमरान खान को दी है, वो क्यों नहीं सुओ मोटो नोटिस लेती, क्यों नहीं वर्डिक्ट देती कि ये 15 का जो मामला है जो ये जिसका ये ऐलान कर रहे हैं, या आज से एक हफ्ता पहले जो अटैक हुआ है उसके ऊपर जो है अदालती को हुक्म क्यों नहीं आया। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, अदालतों को ये नजर नहीं आ रहा है ये क्या कर रहा है वफाकी हुकूमत के साथ और पाकिस्तान की सालमियत के साथ। ख्वाजा आसिफ साहब अगर नंबर बढ़ाएं तो पीपल्स पार्टी क्यों पीछे रहे, वो भी अपने नंबर बढ़ाए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, मुझे वैसे बड़ी हैरत होती है जब मैं मिनिस्टर्स जो भी मिनिस्टर हो, जब वो आते हैं तो वो कोई पीटीआई की बात लेकर आते हैं और उसको काउंटर नैरेटिव लेकर आते हैं। लेकिन मैंने अभी तक कोई ऐसा मिनिस्टर नहीं देखा जो अपनी मिनिस्ट्री की अचीवमेंट्स, टारगेट्स, परफॉर्मेंस लेकर मीडिया पे आया हो। वो सिर्फ आते हैं, उनके पास सिर्फ एक बात होती है और फिर वो बात करके खान साहब के हवाले से चले जाते हैं। फैसल कुंडी साहब, गवर्नर केपी, सुन लीजिए। क्या डी चौक के एहतजाज से इमरान खान आज़ाद हो जाएंगे? क्या डी चौक के एहतजाज से जो आईनी तरमीम है वो ख़त्म हो जाएगी? जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हम आज कह रहे हैं उसको 27 अक्टूबर 1931 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लंदन में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का क़याम किया, उस वक्त बात की। पीटीआई का हमेशा ये एजेंडा रहता है कि मुल्क को हमेशा डिस्टेबलाइज रखें। तो मुख्तलिफ ऐसे इशूज़ हैं कि जो हमेशा मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ होता है। खुद वर्क फ्राम होम कर रहे हैं, दूसरों के बच्चों को, दूसरों के भाइयों और बहनों को खुद तो मरवाने के चक्करों में हैं कि मुल्क के खिलाफ निकलें। आप भी जुर्रत करें रोडों पे निकले। फैसल करीम कुंडी साहब बहुत दूर की कौड़ी लेकर आए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते, मतलब उन्होंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं ना, हमें कहने के काबिल ही नहीं छोड़ा। हमारे साथ बैरिस्टर अकील मलिक साहब मौजूद है जो कि मेंबर नेशनल असेंबली है, गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन लॉ अफेयर्स। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर। बैरिस्टर उमर खान नियाजी साहब है, मेंबर नेशनल असेंबली और सीनियर रिप्रेजेंटेटिव पीटीआई के। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उमर साहब आपका भी। अब दोनों बैरिस्टर हजरात मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए और फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं कि, और उससे पहले शहरी रहमान साहबा कि बहुत बड़ी रिसर्च की है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, और उन्होंने ये इंकशाफ किया है उस रिसर्च में कि 1931 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का आइडिया कंसीव किया था और प्रपोज किया था। तो ये जो है वो जो हमारा आइडिया है यहाँ उससे बड़ा मिलता जुलता है। ऐसे ही है बैरिस्टर साहब, आपने तो पढ़ी भी है माशाल्लाह वकालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हंस क्यों रहे पहले मुझे बताइए। देखिए मैं आपके हंसने पे हंस रहे हैं या कुंडी साहब पे हंस रहे हैं? मैं आपके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और कतन कोई ऐसी बात ही नहीं, उन पे तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए मेरी तो इल्म में नहीं है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की कोई अगर आर्काइव से भी चीज़ देखी जाए, मेरे इल्म में नहीं है, एटलीस्ट मैंने नहीं पढ़ा। मैं ज़रूर इस पे रिसर्च करूंगा। और अगर ना तो कोई हवाला कभी दिया हो किसी ने हिस्ट्री का, अगर रिसर्च की है तो ज़ाहिरी बात है वो खुद बता सकते हैं वो आर्काइव्स किधर हैं, क्योंकि ये आर्काइव्स होती हैं। 1931 से अगर कोई ऐसा इनको एक डॉक्यूमेंट मिला है या कोई ऐसी एक्सर्प्ट मिला है या कोई ऐसा वो डॉक्यूमेंट नहीं शेयर किया है तो वो मैं भी रेफरेंस भी शेयर नहीं हुआ है। मैं भी रिसर्च करूंगा और देखूंगा कि आया कुंडी साहब की जेब से एक पर्ची निकली है सही, और उसमें उन्होंने 1931 लिखा है। देखिए मैं खुद रिसर्च करूंगा। देखिए वो भाई एक आर्टिकल होता है ना, कोई रेफरेंस होता है, कोई हवाला होता है, कोई बुक होती है, किस मीटिंग में ये बात हुई या कहां ये डिस्कशन हुई या कौन सी ऐसी कॉन्फ्रेंस। चलिए एक और बैरिस्टर है, उनकी भी राय ले लेते हैं। जी बैरिस्टर उमर नियाजी साहब, आपके इल्म में ऐसी कोई बात है अभी तक होगी? माजरत के साथ अगर पीपल्स पार्टी वाले मान करें, मैं कोई बुरा नहीं करी, मतलब नहीं बिल्कुल, मगर जिस जमाने की वो बात कर रहे हैं, देखें उस वक्त हम यूनाइटेड इंडिया में रहते थे और इंडिया एक महकूम मुल्क था। हम जितनी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़, ये जितने जो उनकी कॉलोनीज़ थी, ये कॉलोनीज़ की जितने मैटर्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के थे उस वक्त हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाते थे, ठीक है। तो वो और ज़माने थे। अब आपका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। आज़ाद होने के बाद से लेके 1973 का एक कंसेंसस कॉन्स्टिट्यूशन आया जिसमें आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन शेप ऑफ जो आपकी सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, ठीक है। अब आपने हाउस ऑफ लॉर्ड की ऑप्शन नहीं रखी हुई। अभी कुछ कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं जिनमें अभी भी अपील जो है ना जाती है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, मगर उस ज़माने से हम आगे निकल आए हैं।
पता नहीं निकल आए हैं या नहीं निकल आए हैं, आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं कि हम निकल आए हैं। अच्छा बैरिस्टर साहब फरमाइएगा, बैरिस्टर उमैर साहब, कोई ये आपको क्या सूझी कि आप लोगों ने 15 अक्टूबर को एक एहतजाज की कॉल दे दी, पिछले एहतजाज से आप लोगों ने सबक कुछ नहीं सीखा? कारकुनों को आप लोगों ने डंडे पड़वाए, शेलिंग खाई, सारा कुछ हुआ, कोई आप लोगों में से पहुंचा नहीं। अब जब एसयू का इजलास हो रहा है, जीरो टॉलरेंस है, हाई अलर्ट है, आप कह रहे हैं कि जी 15 को हम एहतजाज करेंगे, कुछ रह गया था उस दिन? बिल्कुल, देखें दो कोरिलेशन ड्रॉ किए जा रहे हैं। एक ये है कि 4 का इजलास में जो है ना कुछ प्रॉब्लम्स रह गई, ठीक है, जो कि आपको वर्कर की प्लाइट की सूरत में नज़र आती है कि वर्कर्स ने प्रॉब्लम फेस की और एक लीडरशिप का जो कहा जाता है कि जी वो फुकदान रहा। और मगर ये देखना की बात है कि 4 का प्रोटेस्ट किया किस लिए गया था। 4 का प्रोटेस्ट था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, और वो कॉल उस हद तक की थी, इमरान खान साहब की ज़ाती कॉल थी कि आपने डी चौक में पहुंचना है, और उसी कॉल को लबैक देते हुए वर्कर्स पहुंचे। अब की जो 15 की कॉल है ये बेसिकली खान साहब की सेफ्टी के अराउंड सराउंड कर रही है। जो रूमर्स इस वक्त मार्केट में चल रही हैं, मुख्तलिफ तरह के ख़तरनाक तरह के वीलॉग्स चल रहे हैं। देखिए एक तरफ आप देखें बैलेंस ड्रॉ करना है। देखिए नवाज शरीफ भी इस मुल्क में जेल में रहे, ठीक है, आपकी मरीम नवाज़ ने ही पटिशन की थी और डॉक्टर अदनान को एक्सेस मिली थी। डॉक्टर अदनान के बगैर नवाज शरीफ साहब खाना नहीं खाते थे, और ऑन द अदर हैंड आपने इमरान खान को एक आइसोलेशन में रखा हुआ है जो कि ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है। इमरान खान साहब की एक होता है, एक कैदी होता है ना, उसकी दूसरी कैदियों से मुलाकात हो, उससे कोई मुशक्ति मिलता है। खान साहब का तो चक्कर ही कोई नहीं, खान साहब को तो 3-4 लोग के अलावा तो किसी की एक्सेस ही नहीं होती, इतनी रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में रखा है। और अब ऐसी सूरत हाल जहाँ किसी की मुलाकात भी नहीं, अच्छा तो ये बहन उनकी गई, ठीक है, बहन को नहीं मिलने दिया गया। हाँ बहन, मैं बात करूंगी, मुझे इस पे शदीद वो है। आप पीपल्स पार्टी वालों से बात करो, फरियाल तालपुर की मिसालें देते हैं, नून लीग से बात करो, मरीम नवाज की मिसालें देते हैं, सब खवातीन के एहतराम पे बात करते हैं, वो तो फिर भी पॉलिटिकल फिगर्स है। इमरान खान साहब की बहनें कोई पॉलिटिकल फिगर्स नहीं है, उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। वो कहती है उससे अपने भाई के लिए निकले, और उनको निकाल के जो है वो पिछले 8 दिन से उनको जेल में रखा हुआ है। आज जाके उनका जिस्मानी रिमांड से जुडिशल हुआ। और जो इंतहाई मज़े का चीज़ है, आप भी ज़रा अगर आपकी नॉलेज में ना हो, इस सवाल में आपसे करना है, आज जब उनके जज थे ताहिर अब्बास, उन्होंने जो प्रोसिक्यूटर हैं उनसे इस्तफसार किया कि तफ्तीशी साहब आपको रिमांड क्यों चाहिए, आपने 8 दिनों में क्या बरामद किया है। तो जो प्रोसिक्यूटर हैं राजा नवीद, उन्होंने पता है क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि जी जो साजिश की गई है उस तक पहुंचने के लिए रिमांड चाहिए, हमने मुल्जिमान से बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद करना है। अब ये सोच, एक सेकेंड, ये सोच, ये मुझे नहीं पता अभी, ये सोच उनकी छोड़े। बैरिस्टर जो अकील साहब है, मैं तो नाम ही भूल गई शौक में, सर आपकी भी यही सोच है? मतलब बारूद बरामद करना है? देखिए मैं उन खवातीन के पास से जो पॉलिटिकल भी नहीं है, जो अपने भाई के लिए आ गई थी, टहल रही थी। मैं एक सबसे पहले तो एक्सेप्शन लूँगा कि आप कह रही हैं कि पॉलिटिकल नहीं है, माजरत के साथ वो डायरेक्टली पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली पॉलिटिकल प्रोसेस में और पॉलिटिक्स उनका ताल्लुक है। नहीं है। देखिए वो हमेशा जब मीडिया टॉक करती है, मैं इस बात को आपको बड़ा श्योरिटी से वो कहती है मुझसे पीटीआई की कोई बात नहीं कीजिएगा। हमेशा वो कैटेगोरिकली कहती है कि पीटीआई की कोई बात करनी है जाके पीटीआई वालों से करें, हम अपने भाई के साथ खड़े हैं, हम अपने भाई की रिहाई के लिए खड़े हैं। फिर क्यों कहती है कि सबको बाहर निकलना पड़ेगा? वो इमरान खान की रिहाई के लिए कहती है, वो इमरान खान की रिहाई के लिए कहती है। देखिए फर्क है माजरत के साथ। बैरिस्टर अकील साहब, मैं आपसे बहुत अच्छा एक्सपेक्ट करती हूँ, बड़ा जिसको कहना चाहिए कि सैनिटरी प्रिवेल वाला हिसाब होता है आपका किताब जवाब देते हैं, वो अपने भाई की रिहाई के लिए कहते हैं। वो कहती है पीटीआई के सवाल आप पीटीआई से करें। चले मैं कहती हूँ उनकी एक एफिलिएशन हो, उनकी लाइकिंग हो, डिसलाइकिंग हो, आपने बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद करना है। मैं उसी पे ही आपको ये गुजारिश कर रहा हूँ कि देखें 8 दिन रिमांड बहुत रिमांड होता है, और उसमें अगर कोई ऐसा आर्टिकल जो वो लेके गई हो या कोई ऐसी बात हो जो ये इन्वेस्टिगेशन में फिजल आउट हो जाती है 8 दिन में, मैं तो प्रोसिक्यूशन के उनको पकड़ा, अगर उनके पास कुछ होता तो तभी बरामद हो जाता। प्रोसिक्यूशन के डिमीनर पे मुझे हैरत हुई है कि अगर ये कहा गया है कि बारूद या, क्योंकि कुछ ना कुछ असला तो ज़रूर आया था, लेकिन वो इनका शायद नहीं होगा, आया होगा, लेकिन ये क्या चादर में छुपा के तो नहीं डी चौक में? बिल्कुल भी नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस तरह का जो डिमीनर है ये प्रोसिक्यूशन का, ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि अगर ये उनको कहा जाए कि जी अभी मुझे मज़ीद वक्त दरकार है। 8 दिन की पहले तो प्रोग्रेस हम, क्योंकि रिमांड प्रैक्टिस में भी, और उमैर न्याजी साहब भी आपको बताएंगे, जब हम रिमांड में पेश होते हैं
तो जज साहब कोई भी केस हो तो जज साहब पूछते हैं जी पिछली डेट पे जब आपको 2 दिन का रिमांड दिया था तो क्या बरामद किया है, तो इसमें पता नहीं, अब मेरी तो नॉलेज में नहीं है कि उन्होंने क्या बरामद किया है उनसे या नहीं, या मजीद वो कह रहे हैं कि बारूद और या तो ऐसा जो चीज़ है वो बरामद करनी है। जुडिशल होगी, अच्छी बात है कि उनका रिमांड जो है वो जुडिशल कस्टडी में चला गया, जुडिशल रिमांड पे आ गई वो, और वो उनकी बेल एप्लीकेशन उनका राइट है वो फाइल करें। जुडिशल पे होंगी दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया। देखिए एक बात तो जरूर है कि वो आई थी और डी चौक पे जब ममानियत थी, इजाजत थी, ना कोई इजाजत ली गई और ना ही कोई ऐसा मामला था, वो उन्होंने लीड करने की कोशिश की और किया भी लीड। देखिए इजाजत नहीं थी मगर उनका ये आईनी और जमहूरी हक था। हाँ अगर वो इजाजत लेती हैं, अब क्योंकि कानून बन चुका है और अमन अमान की ही सूरत, 3 दिन मैं भी बंद रहा, आप भी बंद रही और सारे ही बंद रहे, तो आपने बंद किया था वो इस वजह से ही क्योंकि इजाजत भी नहीं दी। चलिए अब उमैर साहब की बात सुन लेते हैं। उमैर साहब की बात को आगे बढ़ाती हूँ। ये बताएगा कि अब उन्होंने ये कहा है कि जी आप जो हम एहतजाज की बात कर रहे हैं, हम आप मुझ समय सब इस बात को कंडेम कर रहे हैं कि 15 को नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आपने एक्सेस रोकी हुई है। हमारे पास इधर उधर से खबरें आ रही हैं कि उनको कैद तन्हाई में किया है, उन पर तशद्दुद है, उनकी तबीयत खराब है, बहुत सारी चीजें। आप गवर्नमेंट है, मामले को थोड़ा सा कूल डाउन कर सकते हैं, किसी को भेज दें और उनके डॉक्टर तक रसाई दे दें ताकि बिल्कुल मैं ये जरूर कहूँगा कि जेल मैनुअल के मुताबिक, जेल रूल्स के मुताबिक जो बाकी कैदियों को सहूलत मैसर है वो उनको मैसर है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी कहूँ कि कोई उनके जो राइट्स हैं उनकी वायलेशन नहीं हो रही। ये सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ना तो ये मुल्क इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है कि यहाँ पे किसी किस्म का इंतशार इन इम्पोर्टेंट दिनों के अंदर हो। हम नहीं चाहते, आप नहीं चाहती, डॉक्टर तक रसाई लोग नहीं चाहते। डॉक्टर की रसाई होती थी ना, बिल्कुल होती थी। उनको डॉक्टर की रसाई ना मिलने दे, पॉलिटिकल लोगों को डॉक्टर की रसाई होनी चाहिए। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि दे दें डॉक्टर की रसाई, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं सकती। लेकिन आप अपने लीडर्स को भी, लेकिन डॉक्टर जो जेल में मौजूद है वो उनका मॉनिटर कर रहा है, उनको चेकअप भी कर रहा है। ये नहीं है कि नहीं कर रहा। जेल के डॉक्टर से नवाज शरीफ साहब इलाज कराते थे। देखिए मैं ये जरूर कहूँगा कि हाँ जेल उनका अपना जाती मॉलेज है तो मिलनी चाहिए, अगर हमें मिली है तो उनको भी मिलनी चाहिए। बात करें नज़ीर मुख्तसर से ब्रेक, वापस आते हैं स्टे विद अस। तो एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। उमैर साहब ठीक है, ये तो बात इन्होंने तो कम से कम तस्लीम कर ली। होपफुली कोई बड़ों के अंदर भी थोड़ी सी सोच समझ का होगा तो वो इस चीज़ों को करेंगे। लेकिन आपका क्या इरादा है? 15 को आपने ये एहतजाज करना है? आपको पता है जीरो टॉलरेंस है, आपको पता है हाई अलर्ट है, फिर क्या होगा? आपके कारकुन फिर मर रहे होंगे सड़कों पे। देखिए अकील भाई ने जैसे बात की है, इस तरह की सेंस अगर इधर प्रिवेल कर जाए, देखिए पाकिस्तान में हिस्ट्री रही है एक्स्ट्रा जुडिशल टॉर्चर की, ठीक है। जरदारी साहब की मिसाल आपके सामने है, इसी जेल के अंदर ही उन पे तशद्दुद हुआ ना, जो ज़ुबान काटने का इंसिडेंट था। आज एक साबिक वज़ीर आज़म के बारे में कंसर्न है, उनकी खाली बहन को एक्सेस दे दें, बहन मिल लेती हैं तो उसके बाद एहतजाज भी कॉल ऑफ हो जाता है। इसमें हमारा कोई ज़िद तो नहीं है ना, इनके साथ मसला नहीं, हम खाली अपने लीडर के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में वरिड हैं और ये मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी का कंसर्न होना भी चाहिए। देखिए ये फिर उमैर साहब ये इंट्रोस्पेक्शन भी है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखें एक हाथ दे एक हाथ लेने वाली बात है और इसी दुनिया में ही हिसाब मिल जाता है। आपको याद होगा जब उनकी वाइफ की डेथ हुई थी, रहलत हुई थी बेगम कुलसूम साहिबा की, और या इनकी वालदा की भी, तो उस टाइम भी देखें ना फ़ोन पे बात करने दी, ना मुलाकात करने दी। इवन के जब जनाजा था, शहबाज शरीफ साहब अपनी वालदा के जनाजे में भी शरीक नहीं हो सक रहे थे क्योंकि वालदा की डेथ हो गई थी। और उधर जज साहब जो हैं, आज तो जज साहब ने माशाल्लाह बड़ी हिम्मत की और ये सवाल पूछा। उस टाइम भी जो है ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से क्या ही बेहतर होता कि उनको इजाज़त दे दी जाती और जिरा ना की जाती उस हालत में और या उस सिचुएशन पे। तो ये बड़ा एक हमारे मुल्क में बड़ा अनफॉर्चुनेट नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए और इसको बिल्कुल सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए। अगर उनका ज़ात देखें, एक बात ज़रूर है कि वहाँ से अभी फिल वक़्त ना तो ये मुल्क किसी इंतशार का, किसी प्रोटेस्ट का, किसी भी ऐसे एहतजाज का मुतामिल हो सकता है। इन्होंने कॉल जरूर दी है, लेकिन ये आई एम श्योर के बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब भी मेरे भाई हैं, ये भी एग्री करेंगे कि यार ये इस टाइम नहीं होना चाहिए। बहुत सारे इनकी अपनी पार्टी के अंदर भी लोग एग्री करते हैं, एतराफ करते हैं कि नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा वाइजली प्ले करें, किसी एक को रसाई दे दे, किसी एक को डॉक्टर जाती नॉलेज की बिल्कुल रसाई होनी चाहिए और ताकि एक को हो जाए, इनके पास कोई जवाब ही ना रहे। ये जो बात कर रहे हैं ना कि जाहिर है इमरान खान की जान फला, ये वहां से लेकिन इंस्ट्रक्शंस आती हैं, वहां से कहा जाता है डी चौक गिराओ करो, जलाओ करो। पॉलिटिकल बात आगे नहीं आएगी, ये पॉलिटिकल जब बात होती है तो फिर बयान आगे नहीं आएगा। देखिए आप हुकूमत है, आप दुरुस्त कह रही हैं, लगा सकते हैं तो आप ये सारे
भी लगा सकते हैं। एग्री करता हूँ आपकी बात से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैं ख्याल है अगर अभी इनकी बात कोई सुन लेगा, ऑनियर होगी, देख लेगा, तो शायद किसी को ये समझ आता है, क्योंकि बहरहाल हुकूमत का ये रोल होता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आईनी तरमीम की। अच्छा, अब जो JUI के साथ जो आपकी मुशावरत हुई है बैरिस्टर उमैर साहब, असल जो मामला है, अब सारे मामले अपनी तरफ हैं, ये होगा, वो होगा, ये होना है, वो होना है। असल जो मामला है वो अब सिर्फ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या बेंच होना चाहिए। आप दोनों में से किसी एक के हक में है या दोनों के हक में नहीं है? नहीं, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच है वो तो सुप्रीम कोर्ट का ही हिस्सा होगा। देखिए, उस तरह की अरेंजमेंट में मेरा नहीं ख्याल किसी को एतराज़ होगा, मगर फिर भी जैसा से बैरिस्टर गौर ने कहा, मशावरत तो होनी चाहिए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हम यकसर मुखालिफ हैं, और ये इस वजह से नहीं कि इन्होंने प्रपोजल फ्लोट किया है। देखिए, उसकी सॉलिड लॉजिकल रीज़न है कि ऑलरेडी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मौजूद है, आपका उसका नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। आपकी तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं, चारों हाई कोर्ट्स, वो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन डिस्चार्ज करती हैं। ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लाना, इस वक्त लाना ओवर डूइंग है, और ओवर डूइंग खाली इसलिए की जा रही है कि प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट की कॉम्पोजिशन आपको एक उससे ख़तरा महसूस हो रहा है, और वो मैं समझता हूँ होना नहीं चाहिए। मतलब एक गैर ज़रूरी जेन में बन गया है। इनके लीडरान की तरफ से भी कुछ बयान ऐसे आए कि इलेक्टोरल ऑडिट खुल जाएगा। हालांकि देखें, जो आने वाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान है मंसूर अली शाह साहब, बाय द बुक चलने वाले आदमी है। वो कोई ऐसा काम नहीं ये बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की है, से डेविएट करे। देखें, इलेक्शन पिटिशंस ने डिसाइड होना है इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के थ्रू। वो कोई हाई कोर्ट नहीं खोल के बैठ जाएगी या सुप्रीम कोर्ट नहीं खोल के बैठ जाएगी, मगर इन्हें वो उस खतरे ने इतना ज़्यादा मतलब अलार्म कर दिया, जिस वजह से ये तमाम निज़ाम को बुलडोज करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना इन बिल्ड लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे जहाँ भी हर्फ आएगा, वो वाली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न चाहे हो या एक्ट की प्रोविज़न हो, वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगी, वो स्टैंड ही नहीं करेगी। सही है। चलिए, अब बैरिस्टर साहब ये बताएं कि 25 साल ये डर खत्म हो गया कि 25 के बाद भी हो सकती है, जो बिराब भुट्टो सरदारी साहब के? थोड़ा सा मैं ये ज़रूर आपको कहूँगा, इस सवाल का जवाब शॉर्टली अगर मैं दूँ, लेकिन मैं एक ज़रूर इनकी बात एड्रेस करूँगा जो बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब ने की है। इसका शॉर्ट जवाब है 25 से पहले हो, 25 के बाद हो, 25 SCO से पहले होती या SCO के बाद हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी वजह ये है कि जो बात मैं अब आपको कहने जा रहा हूँ बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब और उनकी पार्टी के हवाले से, आज भी 2-2.5 घंटे जो है ये मीटिंग कमेटी की चली है। इनसे जब काउंटर प्रपोज़ल मांगा जाता है, काउंटर सजेशन मांगा जाता है, तो बिल्कुल नहीं देते। क्यों? क्योंकि बस इनकी ये बज़िद हैं कि हमने किसी तरह भी इनको आईनी तरमीम नहीं करने देनी। काउंटर प्रपोजल देना, आप डिस्कशन का आगाज़ करते हैं, आप कहते हैं हम अगेंस्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के, व्हाट्स द काउंटर प्रपोजल? अगर बेंच है, मैं बेंच के ऊपर ही बात करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बना, क्या उसकी कितना कोई डिस्पोजल है, वो कितना कोई फाल रहा? इन्हीं की पार्टी बार बार कहती है लार्जर बेंच बनाएं, फुल कोर्ट बैठे। तो ये फिर मुड़ तोड़ के जो कॉमन मैन का इशू है कि उसकी अपील, उसका रिव्यू, उसकी नजरसानी, नंबर पूरे हो गए या JUI की जरूरत है? कुछ नहीं लगता। सिर्फ ये सारे हमारे बशमूल हमारे इन सियासी जमातों के केस फुल कोर्ट भी बैठता है, घंटों घंटों इनकी जो है वो सुनवाई भी होती है। जो बेचारा मोहम्मद अशफाक या मोहम्मद अरशद है, उसकी अपील जो जेल में दर्ज हो रहा है, 150 की बात नहीं है। बात यह है नादिया साहब, नंबर पूरे हैं सर के नहीं है। मैं नंबर पे भी आ जाता हूँ। 150 केसेस की बात नहीं है। बात यह है कि जिस तरह, अब हमें कोई डर नहीं है, बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा कि ये आईनी जो अदालत है या सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन खोल के नहीं बैठ जाएगी। ये ट्राइब्यूनल्स ने ही डिसाइड करना है और यूनी का ही काम है, और हमें कोई खदशा नहीं है, हमें कोई खदशा नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो उन्होंने दी है, और उन्होंने कहा है कि नहीं, वो उन्होंने इसलिए दी है क्योंकि एक जो फैसला अभी ये सीटों के हवाले से आपने देखा ना, जो मेजॉरिटी जजमेंट के ऑथर हैं, ये जरूर कह दूंगा आखिर में नंबर बिल्कुल पूरा है, और इसमें पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ जो है अगर नंबर पूरा है, इसका मतलब PTI के लोग तरमीम जो है, उमैर नियाज़ी साहब अगर इनके पास नंबर पूरे हैं, इसका मतलब है आपके लोग फिर दगा दे रहे हैं। आपके पास ऐसे कोई इत्तलात है? एक ही ये जो सहूलतकारी के बावजूद इनका नंबर पूरा नहीं होगा, ये आप लिख लें आज के दिन। PTI वाले ठीक है, मैं डेट के साथ लिख लेती हूँ। बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उमैर साहब, आपके टाइम का जरा मेरे पर शॉर्ट है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील साहब आपका भी। मुख्तसर सा ब्रेक से वापस आते हैं। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ होंगे, उनसे भी ज़रा गुफ्तगू करेंगे, कुछ सियासी भी और कुछ आईनी और कानूनी भी। स्टे विद अस।
प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कल हमने देखा उससे पहले पीपल्स पार्टी का मुसव्विदा आ गया, उससे पहले हुकूमत का जो मुसव्विदा था आईनी तरमीम को लेकर मैं बात करी हूँ, वो उन्होंने JUI से शेयर भी कर दिया। फाइनली जो पहले दिन हो जाना चाहिए था वो 3 हफ्ते की एक यूजलेस एक्सरसाइज के बाद आप उसी चीज़ पर आ गए। JUI ने अपना भी एक मुसव्विदा तैयार किया है, जो खुद कहते हैं कि हम अपना एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे और वो भी हम पीपल्स पार्टी के साथ और दीगर पार्टीज़ के साथ मुशावरत करेंगे, जिसमें PTI भी शामिल होगी और उसके बाद इसको एक शक्ल दी जाएगी। दूसरी तरफ जो पार्लिमानी कमेटी थी, जो जहाँ पर ये पहले मुसव्विदा हुकूमती मुसव्विदा आया था, उसकी एक ज़ेली कमेटी बना दी है और उस ज़ेली कमेटी में खुश आइन ये है कि तमाम ही सियासी जमातें, ये तमाम पार्लिमानी जमातों का एक एक रिप्रेजेंटेटिव उस ज़ेली कमेटी में शामिल होगा, बशमूल PTI। तो अब जो चीज़ शुरू में होनी चाहिए थी, जो एक कंसेंसस डेवलप होना चाहिए था, और हम फिर कल की तरह ये बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी ने कंपैरेटिवली इसकी हैंडलिंग बेहतर की है। PMLN ने हैंडलिंग इंतहाई ख़राब ही एक तरह से की थी। अब मामलात हैं क्या? असल जो JUI और हुकूमती मुसव्विदे की जो वो शिक है जिस पे अभी तक कंसेंसस नहीं है, वो असल में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को लेकर है। JUI का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दें हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इस पर भी अब आगे चलकर बहस होगी। मामलात किस नहज पर जाएंगे? कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं 90% तक कि जी आईनी तरमीम मंजूर नहीं होगी। उन्हीं में एक हैं फवाद चौधरी साहब, जो आज हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियोज़ में मौजूद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, मैं आपकी एक गेस्ट ट्वीट एक्स पे आपने एक पोस्ट डाली थी, वो उसके कुछ लोगों ने फ्लायर भी बनाए कि मामलात आगे निकल गए हैं और 90% है कि आईनी तरमीम नहीं होगी। ये ख्वाहिश है या खबर है? नहीं, जो दोनों ड्राफ्ट तो अब आ गए ना आपके सामने, तो 90% जो अमेंडमेंट थी वो तो ड्रॉप हो गई हैं। अब 10% रह गई है कि सिर्फ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड बननी है, नहीं है, बननी है, और अब लग ही मुझे याद रहा है कि ये भी बननी बड़ी मुश्किल है। इसलिए कि जो ड्राफ्ट है ये JUI का ड्राफ्ट है और ये पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट है, और ये स्टार्क डिफरेंट हैं एक दूसरे से। और इसमें एक्चुअली टू बी फेयर विद JUI ने काफ़ी मेहनत की है अपना ड्राफ्ट बनाने में, और 2 इंटरेस्टिंग प्रपोजल्स हैं उनके ड्राफ्ट में। एक तो वो ये कह रहे हैं कि आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ना बनाएं और उसके बजाय बेंचेस बना दें, और दूसरी जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये कह रहे हैं कि एक्सटेंशन जो होगी आर्मी चीफ की और सर्विसेज चीफ्स की, जो बाकी सारे चीफ्स हैं उनकी, उसमें एक्सटेंशन नहीं हो सकेगी, और अगर एक्सटेंशन चाहिए तो उसके लिए एक स्पेशल कमेटी पार्लियामेंट की होगी जिसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट के बराबर के नुमाइंदे शामिल होंगे, और वो अगर उसको समझेगी कि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि एक्सटेंशन देनी चाहिए नहीं, फिर ही एक्सटेंशन जो है वो हो सकती है। ठीक है, ये तो पार्लिमानी कमेटी उन्होंने बात करनी है, लेकिन जब आप बरसर इख्तिदार थे, आप हुकूमत में थे, तो आप ये मामला पार्लियामान में लेकर आए थे, आपने उस पर वोटिंग कराई थी और आपने उस पर वोट ले लिया था, तो मामला उस समय पार्लियामान में था, आज पार्लिमानी कमेटी में नहीं। वो अदालती फैसला था, बेशक वो अलग मामला था। उस वक्त जस्टिस आसफ सईद खोसा ने और जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा था कि कानून के अंदर एक्सटेंशन नहीं है, कि हाँ, तो आप इसको वापस पार्लियामेंट में ले जाएं, और पार्लियामेंट कानून जब तक कमेंट नहीं करती आप एक्सटेंशन नहीं कर सकते। तो पार्लियामेंट में आपको पता ही है फिर सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई और बाजवा साहब को एक्सटेंशन हो गई। आप तो थे और भी इकट्ठी हो गई, जिनको नहीं होना था वो भी हो गई। चले खैर, इससे आगे ये तो सारा मामला। अब मुझे ये लग रहा है कि ये जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बातें हो रही हैं वो ले दे के एक ही चीज़ पे हो रही है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की फॉर्मेशन। वो ले दे के एक ही बात पे हो रही है कि फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन मिलनी है कि नहीं मिलनी। एग्जैक्टली, काजी फायज ईसा। अब ये भी शायद हो गया कि वो जा रहे हैं, नए चीफ जस्टिस जो है वो मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे। नहीं, कैसे आ जाएंगे? अभी नहीं, इसके भी अभी चांसेस नहीं आते हैं। ये पीपल्स पार्टी तो और ये लोग तो मर रहे हैं ना, उन्हीं को रोकने के लिए तो सारा काम। लेकिन मामला ये, वो तो ये कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये कह रहे हैं कि नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। अब वो अलग बात है कि उनके पास पावर्स कितनी होंगी। नहीं, ऐसा नहीं ना। बिलावल साहब तो पता नहीं, या उन्होंने पढ़ा भी नहीं हुआ जिंदगी में कभी, लेकिन वैसे मेरा ख्याल है वो बेईमानी कर रहे हैं। वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तो ओहदा ही खत्म कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का अपना ड्राफ्ट है जिसमें वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा ही नहीं होगा। तो जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा नहीं होगा तो उस पर आएगा कौन? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा ही नहीं होगा, खाली जो चीफ जस्टिस होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का होगा। हाँ, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हो जाएगा जो चीफ जस्टिस है। 25 तारीख को जा रहे हैं काजी साहब के, अभी तक ये चांसेस हैं कि उनको रोक लिया जाएगा? ये तो देखिए ना, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपके देख रहा था डॉन पे ही कि वो अरेस्ट कर लिया है सेनेटर अब्बड़ो को, फिर जो आज लोगों को जो है वो
गिरफ्तार किया जा रहा है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खुद ही परवाह नहीं है और इस तरह से अमेंडमेंट होनी है कि लोगों के बीवी बच्चे उठा के ले जाओ, उनको खुद जो है वो ज़दोकोब करो, तशद्दुद करो, मिसिंग पर्सन बना दो, एबडक्शंस कर लो, तो फिर तो देखें उसको क्या अमेंडमेंट तो नहीं कहा जा सकता, वो तो फिर PCO ही है ना एक मतलब। अच्छा, इसमें JUI का जो किरदार रहा है या उसकी जो शुरू से बड़ी अहमियत का हामिल है और वो डे बाय डे वो इम्पोर्टेंट होता चला गया। अब अगर हम एक कॉन्ट्रडिक्टरी व्यू करें पीपल्स पार्टी, PMLN या JUI, तो असल वही बात है कि जी आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ना बनाएं, और उसकी लॉजिक भी उन्होंने बड़ी दी है कि चंद 100 केसेस है ना, 147 केसेस, उसके लिए आप एक पूरी कोर्ट बना रहे हैं, आप एक बेंच बनाते हैं। अब आपको लगता है कि ये JUI जो है वो इस पे पोजीशन लेगी, कन्वेंस नहीं होगी, और अगर JUI कन्वेंस नहीं होती है अलग कोर्ट के लिए, तो क्या ये तरमीम पास हो सकती है उस सूरत में भी? देखें, पहली बात तो ये है कि JUI तो कन्वेंस नहीं है, और ये उनका जो ड्राफ्ट है उससे तो साफ जाहिर है। सही है। अब ये उसको रोंद के JUI को अमेंडमेंट पास करा देंगे। अगर कोई भी हुकूमत में थोड़ी सी भी अकल है तो वो ये नहीं करेंगे, इसलिए कि देखिए JUI का प्रॉब्लम जो है ना वो सिर्फ ये नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर मेंबर, पार्लियामेंट से बाहर भी उनकी बहुत बड़ी ताकत है। तो आप कोई भी जो गवर्नमेंट होगी अक्लमंद, वो ये नहीं करेगी कि तहरीक इंसाफ जितनी बड़ी ताकत को पहले वो लड़ रहे हैं 2 साल से, और उसको आप दीवार से लगाने के चक्कर में आप JUI से भी डायरेक्ट मथा लगा लें। और फिर ये देखिए ना, लॉयर्स और जजेस ने तो निकलना ही निकलना है। ये अमेंडमेंट पास हो जाएगी, लॉयर्स घर पे तो नहीं बैठेंगे। इसके नतीजे में एक बहुत बड़ी लॉयर्स मूवमेंट ने शुरू होना है। अब उस मूवमेंट को अगर तहरीक इंसाफ ने सपोर्ट करना ही करना है, अगर JUI उसके पीछे खड़ी हो गई तो गवर्नमेंट तो नहीं उसको सपोर्ट कर सकती, फिर गवर्नमेंट तो नहीं उसको सस्टेन कर सकती। कल इरफान सदीकी साहब एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हमें आज भी JUI की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि माइनस JUI इनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, नंबर्स पूरे नहीं हैं। और जिस तरीके से नंबर देखो ना, आपके सामने आज उस्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा ये फलाने उठा के ले गए, फलाने उठा के ले गए, जिससे साफ जाहिर है कि नंबर पूरे नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे जो लोगों के साथ जो हो रहा है, अगर नंबर आपके पास पूरे होते तो आपने जावेद वड़ाइच का घर क्यों गिराना था? आपने जाके ये चौधरी इम्तियाज़ के घर के ऊपर जात को जो तशद्दुद हुआ है वो क्यों करना था? सैफुल्लाह अबड़ा को गिरफ्तार क्यों करना था? MNA MPs के खिलाफ जो इस वक्त MNAs को, सेनेटर्स को जिस तरीके से हैरेस किया जा रहा है वो क्यों करना था? इसीलिए हो रहा है ना कि नंबर पूरे नहीं है। अगर नंबर पूरे होते तो इन सब कार्रवाइयों की ज़रूरत ही नहीं। क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप आईनी तरमीम का? देखिए, पाकिस्तान का फ्यूचर जो है ना, अगर आईनी तरमीम पास हो जाए कैसे तो होगी? अगर हो गई तो कैसे होगी? आप इस तरह से लोगों को अगवा करें, बेसिकली तो आप क्या कर रहे हैं? आप अगवा कर रहे हैं, लोगों को एब्डक्ट कर रहे हैं और तावान में आप वोट मांग रहे हैं, यही हो रहा है ना। तो अब जब तावान के ज़रिए आप वोट पूरे कर लेंगे तो मुझे बताइए उसकी आईनी, इखलाकी, सियासी हैसियत क्या होगी? वो तो PCO ही है ना एक, तो आप उससे अच्छा PCO लगा लें। ओके, आपने अभी बात की, जब आप ये पीपल्स पार्टी वाला ड्राफ्ट पढ़ रहे थे तो आपने कहा खैर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पढ़ते नहीं है, लेकिन आपकी इस बात से मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगी, उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। शहरी रहमान साहबा क्या कह रही थी? एक शॉर्ट जरा कोई चलाएगा शहरी रहमान साहबा की बात। भुट्टो जरदारी ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से एक लंबा इंकशाफ किया है पुरानी रिसर्च का कि उन्होंने किस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को एक तरजीह समझा, और उस तरजीह के पूरी उसकी उन्होंने तशरीह भी लिखी है। अच्छा, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक ट्वीट भी है जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया है, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फर्स्ट प्रपोज द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड इन डिटेल इन द सब कमेटी ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन ऑन October 27, 1931. इट इज़ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू आवर प्रपोजल। तो ये तो बहुत पुरानी हिस्ट्री, बड़ी रिसर्च करके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात लेकर आए हैं और आप हंस रहे हैं। सही, उन्हें किसी ने वैसे ही बता दिया, उन्होंने बगैर उसको आगे जो है वो कर दिया। देखिए 1931 में हिंदुस्तान में तो सुप्रीम कोर्ट थी ही नहीं, ये तो प्रिवी काउंसिल हुआ करती थी उस वक्त, और हमारी हाई कोर्ट्स हुआ करती थी, उनके खिलाफ अपील जो है वो लंदन में फाइल करनी होती थी प्रिवी काउंसिल के ऊपर। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ये देखें, आप प्रिवी काउंसिल नहीं, हमें अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हमें अपनी बनाने दें हिंदुस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान बनने के बाद तो सुप्रीम कोर्ट बना दी, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ही बनाई।
और फिर उन्होंने ही ओथ जो है वो उनसे लिया था, तो उन्होंने तो कभी ऐसी जो है वो दुर्फतनी नहीं छोड़ी जो कि अब बिलावल साहब जो है वो छोड़ रहे हैं। और क्या छोड़ रहे दुर्फतनी छोड़ रहे हैं ना उनको, क्या बिलावल साहब। फिर उसके बाद आप देखिए कि जो इस वक्त जो आप उस ज़माने में ज़ाहिर है कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इतने शायद वो एडवांस नहीं थे कि पीटीआई के लोटे उनको अवेलेबल नहीं थे कि जिनकी मदद से वो एक और ये भी चीज़ बना देते। बहरहाल वो तो मिसाल उनकी बिल्कुल ऐसी है। अच्छा ठीक है, अब ये देखिए अभी प्रॉब्लम क्या है नादिया, देखो ना आप कर क्या रहे हैं, एक शख्स को अकोमोडेट करने के लिए आप मतलब इस बहस में तो जाए ही नहीं ना कि इसकी कोई आम आदमी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये इनका ख्याल ये है कि बिलावल साहब का, इस्टेब्लिशमेंट का, शरीफ साहबान का, कि जब हम एक दफ़ा अदालत को इस्लामाबाद पुलिस या पंजाब पुलिस बना लेंगे ना तो फिर हमारे मसले हल हो जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ख़त्म हो गई, आपने चीफ जस्टिस का ओहदा ख़त्म कर दिया, अब आप अपने मर्ज कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चीफ जस्टिस का तयन पहली तैनाती, और फिर ये दोनों मिल के अगले जज लगा देंगे। अच्छा, अब इनका ये ख्याल है कि अब ये जज कौन लगेंगे, ये जज लगेंगे अपने यही शहरी रहमान जज लग जाएंगी, ये अपना फ़ारूक नाइक साहब चीफ जस्टिस लग जाएं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के। शहरी रहमान साहब को क्यों आप वो करे, तो बेचारी वकील भी डिग्री दे दें, जाली ले लेंगी, क्या प्रॉब्लम है उनको, पीपल्स पार्टी के लिए क्या प्रॉब्लम है, HCC भी अपने पास है, सब कुछ अपने पास है। अच्छा, और इनको ये जज लगा देंगे, इधर से अपने आजकल राना सनाउल्लाह साहब वैसे भी वकील हैं, वो फारग भी हैं, इलेक्शन भी हार गए हैं, वो आ जाएं बीच में, या इस तरह के सारे जज लगा देंगे, अल्लाह खैर सल्ला। बट दे आर नॉट रियलाइजिंग वन थिंग। देखिए, ये जब आप पहले आप एक इतने बड़े सियासी अदम इस्तेहकाम से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, जो तरीके इंसाफ को इलेक्शनों में आप नहीं हरा सके तो धांधली करके बाहर निकलने से पैदा हुआ। अब आप वकीलों और जजों से भी जो है वो इतना बड़ा पंगा ले लेंगे। सो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, मतलब आप हुकूमत में हैं तो आपको तो काम है ना कि इस्तेहकाम आए, वो और एकदम इस्तेहकाम हो जाएगा। 18वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तान की फेडरेशन को हिला दिया। अब ये जो बिलावल साहब कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने का सूबे में, आप तो फेडरेशन ही ख़त्म कर देंगे, आप कन्फेडरेशन बना देंगे, हर सूबा पानी का मसला हो या आपके एथनिक मसले हो, हर सूबे की अपनी अलग सूबा एक अपनी जो है वो आईनी इंटरप्रिटेशन लेके एक चीफ जस्टिस और 3 सीनियर जज, तो आप तबाही उतार देंगे फेडरेशन की। एक तो ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगले चीफ जस्टिस, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, उम्मीद है कि 1-2 दिन में आ जाएगा। उस हवाले से जो ख्वाजा आसिफ साहब के बड़े खदशात हैं, वो पहले भी कह रहे थे, अभी भी कहीं कह रहे थे कि लगता ये है कि वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो वो जो इलेक्शंस हुए हैं वो केस लेकर आ जाएंगे, इलेक्शन बढ़ जाएंगे, रिजल्ट ओपन हो जाएंगे। ये खदशात उनके अपने हैं, पैदा करदा हैं, उनको किसी ने बताया है, कुछ है ऐसी चीज़ें हो सकती हैं? बेसिकली ये सारे खदशात क्या हैं, जब आप एक अखलाकी तौर के ऊपर चोरी करके आए हों और आपकी टांगें कांपती हों हर बात के ऊपर, तो ऐसे ही बयान आते हैं। अब बेसिकली ख्वाजा साहब क्या कह रहे हैं कि जी हमें खौफ ये है कि इलेक्शनों की स्क्रूटनी ना हो जाए, यही कह रहे हैं एग्जैक्टली। और ख्वाजा साहब को खुद भी पता है कि वो तो 54,000 वोटों से हार गए थे उस्मान डार की वालदा से, रेहाना आंटी से। अब ये कह रहे हैं कि आप वो स्क्रूटनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्क्रूटनी होगी तो हम मारे जाएंगे। देखिए, ये तो कोई बात ना हुई करने वाली। और वैसे मैं आपको बताऊं, जो लोग भी मंसूर अली शाह साहब को जानते हैं, मुनीब अख्तर को जानते हैं, इन लोगों को जानते हैं, अतर मिनल्ला साहब वगैरह को जानते हैं, देखें ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ, किसी के साथ इनकी कोई हमदर्दी नहीं है। आज अगर पाकिस्तान में PTI का जो हाल है, उसमें जो फैसला सबसे बड़ा, जिसने 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए पंजाब में और KP में, ये दोनों जजेस उसका पार्ट थे। बड़ी इन्होंने एक्चुअली ज्यादती की। सो पर्सनल गिले तो हमारे भी हो सकते हैं, PTI के बड़े गिले हैं। चलिए नज़ीर मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। JUI की जो हमारे पास प्रपोजल, इसका जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स जो आई हैं, उसमें आपने भी जिक्र किया कि 2 बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो एक तो बेंच वाली, दूसरा जो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की असर तकरीर तौसी की मंजूरी पार्लिमानी कमेटी से ली। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है JUI को ये? आई थिंक ये बड़ी श्रूड अमेंडमेंट है, बड़ी चालाकी की अमेंडमेंट है, क्योंकि उनको पता है कि अगली जो सारा मामला है वो तो एक्सटेंशन है यहाँ पे आर्मी चीफ की, और अभी इससे पहले तो एयर चीफ की आ रही है। तो उन्होंने कह दिया कि इसके ऊपर एक पॉलिटिकल कंसेंसस होगा तो ये आगे एक्सटेंशन हो सकेगी, वरना नहीं हो सकेगी। जाहिर है नून लीग तो इसके ऊपर कभी भी नहीं मानेगी, पीपल्स पार्टी इसके ऊपर कभी भी नहीं मानेगी।
तो देखते हैं इसके ऊपर बार्गेन कैसे आगे चलता है। दो पॉलिटिशियंस के वैसे ये पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए ये अमेंडमेंट इम्पॉर्टेंट है, ये अमेंडमेंट इम्पॉर्टेंट है या ये शिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ना फ़ायदा है ना, आर्मी चीफ है, सर्विसेज चीफ्स है, इनको आना ही कंसेंसस से चाहिए, एक पार्टी तो बनना ही नहीं चाहिए। एक मैं अनफॉर्चुनेट है कि हमारे जब लोग जजेस जो मैं आप देख रहा हूँ कि कुछ मीडिया के लोग जो नून लीग के करीब थे हैं वो मुसलसल जो जनरल्स रिटायर हो रहे हैं उनके ऊपर एक उनकी पूरी कैंपेन जो है वो चला रहे हैं, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। क्योंकि देखिए ना पर्सनल व्यूज़ तो हर एक के हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली फौज एक नेशनल इदारा है। बिल्कुल। अच्छा, एक अब जो पॉलिटिकल बात, मैं इससे पहले की बात करूँ कि जब भी दोबारा 15 को एक एहतजाज की कॉल पीटीआई ने दे दी है, कितना वाइज डिसीजन है, लेकिन उससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब केपी के हाउस आए पिछले लास्ट, उसके बाद 24 से नहीं 30 ऑलमोस्ट घंटे के लिए वो गायब हो गए। फिर वो बता रहे थे कहाँ थे अली अमीन गंडापुर साहब, एनी न्यूज़ फ्रॉम फवाद चौधरी साहब? अली अमीन गंडापुर की स्टोरी जो उन्होंने सुनाई है, जाहिर है वो तो कोई भी नहीं मानता ना, तो वो ऐसे ही है। और जाहिर है कि वो और मोहसिन नकवी साहब का आपस में कोई रब्ता हुआ होगा, क्योंकि आप भी यहाँ पे हैं इस्लामाबाद में, आपको मालूम है रेड जोन में तो आप जाना ही मुमकिन नहीं था जब तक कि अथॉरिटीज़ आपको नॉड ना दें, और फिर वहाँ से निकलना और इतने में वो भी मुमकिन नहीं। फेस सेविंग थी, फेस सेविंग का पता नहीं है, लेकिन देखो ना इसके बदले में उन्होंने क्या लिया है और क्या डील की है, क्या किया है, अभी तक हमें नहीं पता ना, पूरी कहानी पता हो तो फिर बंदा कमेंट कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। अब जो 15 को उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी है, इज दिस रियली वाइज डिसीजन ऑफ पीटीआई? हमारे पंजाबी में एक मिसाल है कि नानी ने खसम किया तो बुरा किया, तो छड़िया तो और बुरा किया। जो पहला एहतजाज किया, पहली दफा पंजाबी की पूरी मिसाल मुझे समझ आई है। आपने पहला एहतजाज जिस तरह किया है वो देखिए इस तरह नहीं होता। पीटीआई का एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, इनकी डिसीजन मेकिंग बहुत ही फ्लॉड है। आप अब शुरू से देखें ना, इसी को ले लें आप कि आपने 2 दिन पहले आप फ़लस्तीन की कॉन्फ्रेंस में नहीं गए कि जी हमने बाइकआउट किया हुआ है, जबकि पूरा पाकिस्तान वहाँ पे मौजूद था, और एक दिन के बाद आप आईनी तरमीम की कमेटी में बैठ गए। तो आप एक फैसला करें ना, फिर चाहे फैसला है उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बर्दाश्त करें। अब आपने एहतजाज का फैसला किया तो फिर एहतजाज पे सारी पार्टी पहुंचे, और आपने बयान देखे कितने, मतलब आई वुड से कि कंटेम्पचुअस थे टुवर्ड्स वर्कर्स के, वर्कर पकड़े जाए तो खैर है, लीडर को तो नहीं ना पकड़ा जाए। लुक एट दैट, इस तरह तो नहीं, आप चारे तो नहीं है, वो कोई लेबॉर्ट्री के चूहे तो नहीं है ना। सो प्रॉब्लम इससे, और ये शुरू से चल रहा है अनफॉर्चुनेटली। इमरान खान ने जाहिर है कि ऐसे लोगों जो जाहिर है कि हमें सब लोग फारूक हो गए, नया कैडर आया, इतने लोगों को वो जानते भी नहीं है जो पीटीआई के। 15 को हड़ताल करनी चाहिए पीटीआई को, लेकिन ना बात यह है कि वो कह रहे हैं कि जी बड़ी ज्यादती है। लेकिन एससीओ भी तो हो रहा है ना, आपको पता है कि जीरो टॉलरेंस होगी। इम्पोर्टेंट है या इमरान खान की जान इम्पोर्टेंट है? अगर आप मुझसे कहें तो मेरे लिए तो इमरान खान इम्पोर्टेंट है ना, पाकिस्तान के लिए वहाँ इमरान खान इम्पोर्टेंट है। एससीओ तो होती रहे, वजीर आएंगे चले जाएंगे, क्या बड़ा इमरान खान की जान को कोई खतरा है? देखिए ये इंश्योर किसने इंश्योर कराने का खतरा नहीं है, गवर्नमेंट जाए। पहले गवर्नमेंट ने ये जो पहला एहतजाज है ये भी गवर्नमेंट ने करवाया, जब उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की, आपको याद होगा कि उन्होंने प्रेशर की कि गवर्नमेंट इंश्योर करा दे कि अमेंडमेंट्स नहीं आएंगे 17 से पहले, तो एहतजाज उस पर भी नहीं होना था, पर गवर्नमेंट ने नहीं किया और वो जूते खा के जो है वो आगे गए। अब गवर्नमेंट क्या इसमें प्रॉब्लम है कि अगर पीटीआई कह रही है कि जी हमारा एक डॉक्टर ही चला जाए और इमरान खान को देख के हमें बता दे कि वो सही है, पूरा पाकिस्तान इमरान खान के लिए कंसर्न है ना, जय शंकर के लिए कंसर्न तो नहीं है कि वो आए ना आए, चाइनीज आए, फलाना आए। बैरिस्टर साहब ने तो जयशंकर को दावत दी है कि आके हमारे उसमें आके आप खिताब करें। नहीं, वो तो ये कह रहा था ना कि इतना हमारे जो प्रोटेस्टर्स हैं पुरअमन है कि बाहर से आने वाले मेहमान। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि 15 अक्टूबर की कॉल, बावजूद इसके कि एससीओ का इजलास होगा, बावजूद मैं सिर्फ ये कह रहा हूं रेड अलर्ट हाई अलर्ट होगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ गवर्नमेंट खत्म करा ले, सिर्फ डॉक्टर गवर्नमेंट को थोड़ी सी अक्लमंदी से काम लेना चाहिए और मामले को सुलझा देना चाहिए। ठीक है। और एससीओ कॉन्फ्रेंस के शुरा से मेरे लिए तो इमरान खान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच फवाद चौधरी साहब आपके टाइम का। और हम गुफ्तगू कर रहे थे फवाद चौधरी साहब से, वो कहते हैं कि एससीओ के शुरा की बड़ी रिस्पेक्ट है, लेकिन इमरान खान साहब की जान उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मेरा ख्याल है बॉल जो है वो हुकूमत के कोर्ट में है। हुकूमत ऐसा चाहे तो जो क्वेरीज हैं, जो खदशात हैं, जो रिजर्वेशन हैं इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप की, उनके अपने बानी चेयरमैन के लिए, लीडर्स के लिए, इमरान खान साहब के लिए, वो दूर कर दें, मुलाकात करवा दें। इससे बेहतर तो कोई इस वक्त हल फिलहाल नज़र नहीं आता। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।